अजीत शर्मा के बयान से जुड़ी हुई, जिसकी सीट ज्यादा उसका मुख्यमंत्री होगा। अजीत शर्मा ये कह रहे हैं। तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट के सवाल पर अजीत शर्मा ने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिसकी सीटें ज्यादा उसका मुख्यमंत्री। राहुल, सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि अगर पार्टी को ज्यादा सीटें मिल गई तो वो भी सीएम बन सकते हैं। अजीत शर्मा के इस बयान के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे जनता करीब 41% पसंद करी और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी घटी है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं कह ही रहा हूँ आप लोगों को। मंत्री तेजस्वी होंगे तो बिल्कुल, अगर उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसा है और कहा है कि लालू जी की पार्टी का भविष्य सोनिया और राहुल तय करेंगे। आरजेडी को यह बताना चाहिए कि अजीत शर्मा के बयान से वो सहमत है या नहीं। अजीत शर्मा जी का बयान बड़ा बयान है। लालू जी की पार्टी का भविष्य भी सोनिया जी, राहुल जी तय करेंगे, तो इस पर तो आरजेडी को बोलना चाहिए कि वो अजीत शर्मा के बयान से सहमत हैं कि नहीं है। ऐसा मौका आएगा नहीं। ये लोग मिल के भी 25-30 सीट नहीं जीत पाएंगे। 200 से ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे और सरकार एनडीए की बनेगी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुपरस्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई। चुनाव लड़ेंगे सुपरस्टार पवन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे पवन सिंह। ये बड़ी खबर इस वक्त बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद एक बार फिर पवन सिंह विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा कि आने वाला समय ये बताएगा कि किसके साथ विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे बने तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माटी कर ही रहा हूँ, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। भोजपुरी अभिनेता, गायक और कभी बीजेपी में रहे पवन सिंह के सवाल पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो बीजेपी की विचारधारा को मानेगा तो उसका पार्टी में स्वागत है। जमशेदपुर में पवन सिंह ने एक बयान दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और चर्चा ये भी है, जब उन्हें बीजेपी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो बोले कि समय आने दीजिए, उसका भी खुलासा करेंगे। क्या बीजेपी के संपर्क में है पवन? देखिए, मैं एक ऐसा अध्यक्ष हूं, दिलीप जायसवाल एक ऐसा अध्यक्ष है जो सबका साथ लेकर के पार्टी चलाएगा। किसी से मेरा परहेज नहीं होगा और जो भी हमारे पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करना चाहेगा और पार्टी के माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, विचारधारा और संस्कृति के साथ जो भी होगा हम उस पर विचार करेंगे। तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि राजनीति करने का सभी को अधिकार है। बीजेपी टिकट देगी या नहीं, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। बोलेंगे, लेकिन राजनीति में और भारत में कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किनको टिकट मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। से बीजेपी को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से एक लोग गायक है, अगर वो पार्टी में आते हैं और थे भी तो जरूर मजबूती मिलेगी। विधान परिषद में कहना है कि बीजेपी के लोगों ने ही उनको लोकसभा में हराया। अब कहने का तो कोई बात नहीं है, इतने लोग खड़े थे तो बीजेपी के लोग हारे या जीते तो बीजेपी के लोग किया, लोकतंत्र है। और इधर पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में वो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी जरूर लड़ेंगी। ज्योति सिंह डेहरी ऑन सोन में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी।
और इस दौरान महिलाओं ने ज्योति सिंह का जोरदार स्वागत किया। पिछले लोकसभा चुनाव में काराकाट में पति पवन सिंह के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और इस दौरान उनका रिश्ता घर घर में भावनात्मक रूप से जुड़ गया है। बता दें कि चुनाव हारने के बाद अभिनेता पवन सिंह ने क्षेत्र को लगभग छोड़ दिया, लेकिन ज्योति सिंह जो कि उनकी पत्नी है वो लगातार इस क्षेत्र में बनी हुई हैं। शायद ही कोई महीना हो जिस महीने ज्योति सिंह इस क्षेत्र का भ्रमण न करती हों। ऐसे में उन्होंने बताया कि वे पूर्व सांसद आनंद मोहन से भी जाकर मुलाकात करके आई हैं। उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि राजनीति में जब वो आ गई हैं तो लोगों से मिलना जुलना सामान्य सी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्दी वो किस राजनीतिक पार्टी को जोड़ने वाली हैं, उससे जुड़ने वाली हैं। विधानसभा का चुनाव हालांकि वो जरूर लड़ेंगी, ये खुलासा भी बहुत जल्द होगा। पहले भी बोला है कि मैं चुनाव के लिए नहीं आ रही हूँ। हर चीज़ को आप लोग चुनाव से रिलेट नहीं कर सकते हैं। मैं जो आ रही हूँ अभी यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल जो बना है, लोगों से एक जो जुड़ाव हुई है हमारी, मैं उस नाते भी आती हूँ क्षेत्र में। और शुरू में भी जब मैं आई थी तो मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। एक हमारा जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो हमारा एक बॉन्ड रहा लोगों से, बस उसलिए आती हूँ मैं। आप आनंद मोहन से मिली थी, क्या बात है? जी देखिए, हमारे बड़े हैं, अब जो कि राजनीति में आदमी जा चुका है, मतलब एंट्री ले चुका है, तो बड़ों का आशीर्वाद तो लेके आगे बढ़ना ही है। तो बस कुछ पारिवारिक मुद्दे पर बात हुई थी और ऐसे ही बस आशीर्वाद ले लिया। और लगातार चर्चा है कि फिलहाल क्या कुछ मन में तो होगा, फिलहाल लोग जानना चाहते हैं, आपके जो फैंस है वो जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से आ रही हैं। जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, हो सकता है शायद नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूँ तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप लोगों के सामने वो मुझे डिस्क्लोज करती हूँ। तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मुझे समाज सेवा करना है, ये मेरा एक सोच है, मेरी मोटिव है। तो जिस भी पार्टी से मुझे मौका मिलता है मैं चुनाव लड़ती हूँ। लक्ष्य यही है कि अपने लोगों के बीच में रहना है, अपने लोगों का सेवा करना है और जनता से जो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है उसे लेके चलना है। और आज बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने हाथों में झुनझुना लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायकों का कहना है कि इस बार केंद्र सरकार ने बजट में बिहार को झुनझुना दे दिया है, समाज के किसी वर्ग को कुछ भी नहीं दिया गया। महुआ से आरजेडी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने अस्पतालों का मुद्दा भी उठाया। मुकेश रोशन ने कहा कि बिहार के अस्पतालों की हालत खराब है और इसीलिए मुख्यमंत्री को खुद अपने इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। सदन में सीएम नीतीश की तरफ से तेजस्वी यादव को बच्चा कहने पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहीं न कहीं अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है और नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है। जिस तरीके से उनके आंख का इलाज बिहार के अंदर नहीं होता है, यहाँ से जाकर के दिल्ली उनको आंख का इलाज कराना पड़ रहा है। कहीं न कहीं चिकित्सकों की भारी कमी है, उपकरणों की भारी कमी है बिहार में। और नीतीश कुमार जी चचा है ना, अगर तेजस्वी जी बच्चा है तो हमारे नीतीश कुमार जी चचा हैं और वही बच्चा बिहार संभालेगा। और अब बात कांग्रेस के प्रदर्शन की भी कर लेते हैं। आरजेडी की तरह कांग्रेस के विधायकों ने कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने सरकार से छात्रों की मांगों पर ध्यान देने की मांग की। तो विधानसभा के बाहर माले विधायकों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल विधायकों ने जनप्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान का मुद्दा उठाया और जल्द से जल्द इसके भुगतान करने की मांग की। आज प्रदर्शन का है कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो है पंचायती राज व्यवस्था कायम है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो जनप्रतिनिधि है उसका मानदेय इतना कम है, वो चपरासी से भी कम है। बिहार सरकार का जो चपरासी है उससे भी कम है और इसीलिए पहला मांग कर रहे हैं कि उसको एक सम्मानजनक मानदेय दे। किसी को भी आप 15,000 से कम नहीं दीजिए और उसका अलग अलग स्लैब है। वार्ड मेंबर है, पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, फिर जो है सरपंच हैं, पंच हैं और फिर जिला परिषद के सदस्य है। जिला परिषद के सदस्य का कितना है? 5,000। इसीलिए उसके मानदेय को बढ़ाना और पिछले 3 साल से उसका बकाया है। पिछले सेशन में जो 21 से पहले रिटायर किए हैं उनका 17 से लेकर के आज तक बकाया, तो उसके भुगतान और मानदेय को बढ़ाने की मांग करते हैं।
और इस बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में बमबाजी की गई है। दरभंगा हाउस में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प और बमबाजी हुई। पार्किंग में रखी गई कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये घटना हुई, क्या वहां पर किसी को किसी तरह की क्षति भी पहुंची है? देखिए, राजधानी पटना में एक बार फिर से बमबाजी की घटना हुई है और पटना यूनिवर्सिटी एक बार फिर से इसका गवाह बना है। और ऐसे में जबकि अब पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर तत्पर दिख रहा है, वैसी परिस्थिति में दरभंगा हाउस जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है पटना यूनिवर्सिटी का, वहां पर ये बमबाजी की घटना हुई है। दीवार पर बम मारा गया। वहां पर अगल बगल में जो पार्किंग में गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। पूरे मामले की छानबीन चल रही है इस वक्त। और जो पुलिस अधिकारी है उनका कहना है कि छात्रों के दो गुट में ग्रुप क्लैश हुआ है और उसके बाद ये बमबाजी और मारपीट की घटना हुई है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा जांच में क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पटना यूनिवर्सिटी में आए दिन बमबाजी की घटनाएं होती रहती हैं। पटना कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो या फिर पटना विश्वविद्यालय कैंपस का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद हुआ। आज की घटना का कारण क्या है फिलहाल ये पता नहीं चल पाया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहाँ जो मौजूद छात्र हैं उनसे पूछताछ चल रही है। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार बमबाजी की घटना और ग्रुप क्लैश का कारण क्या है। जी, वाकई संजय, इस पूरी खबर पर आप नजर बना रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि वहां पर और कितने छात्र उस वक्त मौजूद थे जब इस तरह की घटना हुई। क्या किसी को किसी भी तरह की चोट आई है? क्योंकि पार्किंग क्षेत्र की ये घटना है तो जाहिर सी बात है वहां पर भीड़ भी होगी, लोग भी खड़े होंगे, छात्र भी मौजूद होंगे। देखिए, दरभंगा हाउस से पोस्ट ग्रेजुएशन के क्लासेज जो है वो संचालित होते हैं, तो जाहिर सी बात है काफी संख्या में छात्रों का उस समय वहां पर जमाव था। कई छात्र वहां पर खड़े थे और जब बमबाजी की घटना उसके बाद अफरा तफरी मच गई, छात्र इधर उधर भागने लगे। हालांकि इस बीच जो है पुलिस का वहां पर आउटपोस्ट बना हुआ पटना कॉलेज में, वहां से पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की छानबीन जारी है और अब देखना होगा। संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि अभी भी आपने भी बताया कि कुछ ही दिनों में वहां पर चुनाव कराने की भी तैयारी की जा रही थी। क्या चुनाव को लेकर भी मतभेद को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया होगा? देखिए, जब भी यूनिवर्सिटी में पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर जब कार्रवाई शुरू होती है तब इसी तरीके से घटनाएं सामने आती हैं वर्चस्व को लेकर और अपनी कह सकते हैं कि अपना इंटरफेरेंस जाहिर करने के लिए छात्रों का गुट इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देता है। अब आज की घटना की मूल वजह क्या है अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बताएगी। थोड़ी देर में कहा है उन्होंने कि जांच चल रही है, इंट्रोगेशन चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बिहार सरकार में बिल्कुल, और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया। श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष में सत्ता में आने की बौखलाहट है और इसलिए बिहार का विकास नहीं देख पा रहे। है सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, सत्ता नहीं मिल रही है तो स्वाभाविक है नाराजगी, गुस्सा, तो इस तरह की बात होती रहती है जिनको बजट बता रहे हैं सर तेजस्वी जी। बिहार की जनता स्वागत कर रही है। बिहार की जनता जय जयकार कर रही है नीतीश कुमार जी का, वित्त मंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का, और जो खटारा बना के रखे थे सरकार को 15 साल तक, उनको मना लिए है कि अब बिहार कैसे तरक्की कर रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। चिराग पासवान ने कहा कि महाकाल के आशीर्वाद से ही आज यहां तक वो पहुंचे हुए हैं और उनके आशीर्वाद से ही वो पीएम मोदी के सपनों को भी साकार करने में जुटे हैं। महाकाल ने इन्होंने इतना कुछ दिया है एक ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छिन गया था। बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, भांजे, भांजियाँ, मेरे तमाम साथी, सहयोगी, तमाम मेरे रिश्तेदार, आज सबके साथ आया हूँ सिर्फ महादेव का धन्यवाद करने, श्री महाकाल का आशीर्वाद लेने, और अपने लिए एक प्रण लेकर जा रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है, जिसमें हम सब प्रयासरत हैं। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत कल सुपौल पहुंच रहे हैं और यहां वीरपुर में विद्या मंदिर स्कूल का लोकार्पण वो करेंगे। मोहन भागवत के कार्यक्रम को देखते हुए वीरपुर को सजाया संवारा गया है। इस कार्यक्रम में नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं।
आने से जो इसका असर पड़े वो तो मतलब कि ये तो राजनीतिक कार्यक्रम है नहीं, वो तो एक स्कूल के विद्या मंदिर के उद्घाटन में आ रहे हैं, तो अब इसका जो भी राजनीतिक असर हो, हम नहीं समझते कि राजनीति से बहुत जुड़ा हुआ मामला है ये। और इस बीच बेतिया से खबर आपको बताएं, जहां पुलिस ने छात्र प्रियांशु हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। बेतिया के आरडी कोचिंग के बाहर छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। झड़प में प्रियांशु पर चाकू से हमला किया गया, जिससे इलाज के दौरान प्रियांशु की मौत हो गई। इस मामले की जांच डॉग स्क्वाड की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मिलकर कर रही है। गहमागहमी हुई, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिख रहा है, तो वहाँ पे फुटेज में ये स्पष्ट दिख रहा है कि इन लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा है, और इसी बीच एक व्यक्ति जो है कि चाकू से उसको चाकू चला देता है। इसके बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया और अस्पताल में मौत हो गई सौरभ। तो अभी हम लोग इसमें और अगर अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे ही आगे कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। जो 2 लड़का था जिसपे संदेह है कि वो मारा है, दोनों को डिटेन कर लिया गया है, दोनों को अरेस्ट कर लिया। वहीं नवादा सदर अस्पताल में आज सुबह ओपीडी और इमरजेंसी में एक डॉक्टर को छोड़कर सभी डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहे। एक मरीज के शिकायत के बाद सिविल सर्जन ने अस्पताल का जायजा लिया। सिविल सर्जन ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा जाएगा। सुबह 9 बजे तक महिला, शिशु, चर्म, हड्डी, जनरल मेडिसिन, आयुष, दंत विभाग के ओपीडी में ताला ही लटका रहा। सदर अस्पताल में सुबह 8 बजे ओपीडी खुल जाता है, लेकिन नवादा सदर अस्पताल में 9:30 बजे तक डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे। ना ओपीडी में कोई बैठे हुए थे, ना इमरजेंसी में कोई डॉक्टर बैठे हुए थे। फिर हर बार को हमको सीएस मैडम को फ़ोन करना पड़ा। फ़ोन करने के बाद खुद आके ओपीडी में इमरजेंसी में सीएस मैडम आके कुछ देर बैठ के ट्रीटमेंट देखे हैं। कितना देर आप घूमे? लमसम हम यहाँ 8:05 में आए हैं। अच्छा। लमसम 8:40 तक कोई नहीं आया। अच्छा। उसी बीच सीएस मैडम पहुँचा। आए तो देखा कि ओपीडी में सारे ओपीडी में ताले लगे थे, कहीं कोई नहीं था। एक डॉक्टर मुकेश थे जो शायद ओपीडी में भी ड्यूटी थी उनकी और इमरजेंसी में भी ड्यूटी थी, कॉमन में ड्यूटी थी। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अलग अलग दोनों जगह पे डॉक्टर होने चाहिए। इमरजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे राउंड द क्लॉक डॉक्टर होने चाहिए। मैंने सोचा है, मैंने इनको अभी इंस्ट्रक्शन दिया है कि हैंडओवर टेक ओवर होना चाहिए। जो डॉक्टर रात के जाते हैं इमरजेंसी से, वो तभी जाएंगे जब दिन वाले डॉक्टर उसको टेक ओवर कर लेंगे। और अब बात शराब तस्करों पर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन की करेंगे। पटना जिले की बेहटा थाना पुलिस सोन और गंगा नदी के दियारा इलाके में शराब तस्करों के अड्डे पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बेहटा में सोन नदी के किनारे चल रही शराब की कई भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। सोन नदी किनारे से भारी मात्रा में शराब बनाने के सामान भी मिले। पुलिस को सूचना मिली थी कि दियारा के इलाके में नदी के किनारे तस्कर शराब बना रहे हैं और नाव से इसकी दूसरे जिलों में डिलीवरी भी की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। होली को देखते हुए पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। सोन में जो कि काफी सुदूर है, पुलिस की पहुंच से थोड़ा सा समय लगता है वहां पहुंचने से, इस वजह से थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। लेकिन हम लोग लगातार हर जगह जहां से भी सूचना मिलता है किस तरह का अवैध कारोबार किया जा रहा है, उस पर लगातार छापेमारी की जा रही है और जहां भी भट्टियां मिल रही है उसको नष्ट भी किया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। और अब बात पटना एम्स में गड़बड़ी की जांच की करेंगे। पटना एम्स में हुए सामान और मेडिकल उपकरण की खरीद में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच चल रही है। मंगलवार को जांच टीम ने स्टेनो आशीष कुमार और हड्डी रोग के डॉक्टर प्रभात कुमार की से पूछताछ की थी और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल उपकरण और दूसरे सामान की खरीद में गड़बड़ी को लेकर यह पूछताछ सीबीआई की तरफ से हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से तय खरीद नियमों का पालन नहीं करने और बिना टेंडर के सामान के निपटारे का आरोप है। सीबीआई की टीम इस मामले में जल्द ही कुछ और लोगों से पूछताछ कर सकती है। और इसी बीच पटना के बेउर में पुलिस ने गैसिंग के अवैध अड्डे पर छापेमारी कर दी है। यहां से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों के पास से कैश, मोबाइल, गैसिंग चार्ट, रजिस्टर, कैलकुलेटर, पर्ची, बुक सब कुछ बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब इन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश में है कि गैसिंग के इस धंधे में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। अवैध गैसिंग के संचालन की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर बेउर थाना की पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी किया।
छापेमारी के क्रम में 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से नगद 3340 रुपये, मोबाइल फ़ोन 7 की संख्या में, 2 रजिस्टर, कैलकुलेटर 2 और गैसिंग का चार्ट पोस्टर 2 जब्त किया गया है। और अगली खबर आपको वैशाली के लालगंज से बताएंगे, जहां फकूली रोड मंगल हाट के पास एक ग्रामीण डॉक्टर के घर बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे घर में दवा खरीदने के बहाने घुस आए थे। घर में घुसने के बाद घर वालों को बंधक बनाया गया और लूटपाट कर ये अपराधी फरार हो गए। ग्रामीण डॉक्टर राम नरेश पंडित के घर के बगल में शादी समारोह था और यही वजह कि घर वालों को के शोर करने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। पुलिस इस मामले की फिलहाल जांच में जुटी है। राम नरेश पंडित की अपनी दवा की दुकान है और दवा दुकान से दवा खरीदने के बहाने वहां तक पहुंचे हुए थे और घर घुस गए। हाँ, उसमें हम लोग डॉग स्क्वाड को बुलाए हैं, एफएसएल टीम आई है, फिंगरप्रिंट की टीम आई है, डीआईयू को बुलाए हैं और हम लोग हर एक बिंदु पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। और अगली खबर आपको बगहा से बताएं, जहां शादी समारोह में फायरिंग और हथियार के प्रदर्शन का मामला सामने आया। शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा में कुछ युवक बंदूक लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला